हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूनिट फर्स्ट का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट 100% आपका मैं फिनिश करूंगा इस वन शॉट में, और सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जो भी सिलेबस में दिए हैं, सारे पीवाईक्यूज प्रोग्राम, सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर किए गए हैं। राइट, तो खाली इस वन शॉट को देख करके आप पूरा यूनिट फर्स्ट आपका तैयार हो जाएगा। और बहुत इजी सब्जेक्ट है आपका, बहुत इजी यूनिट इसमें दिए हैं। राइट, जितना लोगों ने बना रखे हैं अदर चैनल्स ने, यूट्यूब पे 3-3 घंटे का वन शॉट अपलोड है। राइट, कोई मतलब नहीं है ऐसे वन शॉट को देखने का। राइट, मैक्स टू मैक्स एक घंटे में ये वन शॉट आपका कवर होगा, यूनिट फर्स्ट आपका तैयार हो जाएगा। ओवरऑल अगर यहाँ पे आप कमेंट करते हो तो मैं पूरा यहाँ पे प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके यहाँ पे 5 यूनिट में अपलोड कर दूं। राइट, बट आपको कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट करना कि आपको नीड है सब्जेक्ट को पढ़ने की कि नहीं। इजी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, 100% इजी एक्सप्लेनेशन, नो नीड टू क्रैमिंग। राइट, रटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सब कुछ यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैनल पे विजिट किए हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लेक्चर को लाइक करना, और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कुछ भी डाउट होता है देन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिलेबस, हमने सिलेबस देख लिया। इंट्रोडक्शन इसमें हमें पढ़ना है, फिर एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, फिर प्रोग्रामिंग बेसिक्स हमें पढ़ने हैं। ओके, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अच्छे से। मेरा हमें ये याद रखना, राइट, जो मैं भी बोल रहा हूँ, रटना मत। ठीक है, पहली चीज रटना मत। यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जस्ट समझो इसको, फिर एग्जाम में वही बना करके लिखना होता है लाइन टू लाइन। अगर जो यहाँ पे रट रहा होगा ना वो एग्जाम में बिल्कुल भूल जाता होगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, आप सभी को पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, देन कॉन्सेप्ट को अपने एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। राइट, जो कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। सिंपल ये लेक्चर अभी आप किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस में ही देख रहे होगे, या तो फोन लिए होगे, फोन में देख रहे होगे, या तो लैपटॉप में, या तो कंप्यूटर में। तो ये क्या है, सिंपल यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यही है कंप्यूटर। राइट, ये सिंपल आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो एक्सेप्ट करता है डेटा को, इनपुट को, और उसे प्रोसेस करेगा और स्टोर करके उसे आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। राइट, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मोबाइल फोन अभी जैसे सपोज करते हैं यूज कर रहे हो, या लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हो। आप क्या करोगे, यूट्यूब में आप मान लेते हैं कुछ इनपुट देते हो। राइट, वहां पे कीबोर्ड से लिख करके कुछ मान लेते हैं आपने पीपीएस यूनिट फर्स्ट वन शॉट ऐसे आपने इनपुट दिया कीबोर्ड की हेल्प से। अब वो जैसे इनपुट दोगे उस लैपटॉप को, उस मोबाइल फोन में, सिंपल वो इनपुट चला जाएगा, उसे प्रोसेस करेगा वो आपने जो कमांड दिया। राइट, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको दे देता है। आउटपुट कैसे मिलता है आपको, वीडियोस के फॉर्म में आप देख पाते हो। तो ये एक तरीके से आपका डिजिटल कंप्यूटर ही है। राइट, अब देखो वही चीज आ गई, यहाँ पे रटना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में समझ में आ गया क्या होता है, बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है यहाँ पे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक मतलब डायग्राम क्या होता है, तो ये वही देखो, जब भी मैं आपको बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ये होता है हमारा। ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। राइट, इसके अंदर हमारे पास सीपीयू होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पे एएलयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। देखो इसको इनपुट दिया जा रहा है, ये यहाँ पे प्रोसेस करेगा, देन हमें आउटपुट दे देगा। राइट, ये चीज होता है। देखो इनपुट यूनिट है, सीपीयू है, मेमोरी है, आउटपुट यूनिट है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब इन्हीं सारे जो यहाँ पे कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनपुट सीपीयू, इन्हीं को जस्ट एक्सप्लेन करना है, इसको समझा देना है अच्छे से डायग्राम बना करके। ठीक है, बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट का मतलब इनपुट डिवाइस, जो मैं बात कर रहा था कि उस मशीन को, इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आप इनपुट दोगे, किसकी हेल्प से इनपुट दोगे। राइट, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लैपटॉप में आप मान लो कुछ इनपुट दोगे तो किसकी हेल्प से देते हो, कीबोर्ड आपके पास है। राइट, तो हमारे पास कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। मतलब जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, उस डिवाइस में इनपुट दे पा रहे हैं, उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। दैट्स इट। ओके, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, नाउ सीपीयू हमारे पास। राइट, सीपीयू वही हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी बोल सकते हो। राइट, प्रोसेसर होता है ये आपका कंप्यूटर के अंदर। अब ये बताओ, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो। राइट, आई अज्यूम कि आप ये लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो। तो लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, तो वो वीडियो कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रही है, तभी तो देख पा रहे हो आप। ये अपने आप ही वैसे चल जा रहा है वीडियो, ऐसा नहीं, उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। राइट,
माइक्रो प्रोसेसर होता है, चिप लगी हुई है जो आपके उस वीडियो को, आपके उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है और रिजल्ट आपको मॉनिटर के फॉर्म में, डिस्प्ले के फॉर्म में दे रहा है। कहीं ना कहीं वही आपका क्या होता है, मतलब सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है। जैसे आपका जो ब्रेन होता है वो भी एक प्रोसेसर होता है कि नहीं होता है? कोई भी चीज आप समझ रहे हो तो आपका वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है तभी आउटपुट रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, राइट। सारी कैलकुलेशन जो कुछ भी होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। अब देखो यहाँ पे सीपीयू के अंदर इतनी सारी चीजें यहाँ पे थी, राइट। कहने का मतलब है ये देखो, सीपीयू के अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, मेमोरी है। अगर यहाँ पे ऊपर से बता दूं ये क्या क्या करता है, देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है ना, कंट्रोल यूनिट नाम से क्लियर हो रहा है। कंट्रोल यूनिट ये क्या करेगा, सारे यूनिट्स को कंट्रोल करेगा, राइट। सारे हार्डवेयर को, इनपुट आउटपुट सबको क्या करेगा, ये कंट्रोल करके रखता है कंट्रोल यूनिट, बस, राइट। एएलयू क्या करता है, जो भी हमारे अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इनपुट इसे देते हैं, एग्जाम्पल समझो, राइट। 2+2 मान लेते हैं, इसे हमने इनपुट दिया, राइट। अब ये जो कैलकुलेशन है ये एएलयू के अंदर ही होता है। एएलयू एक कंपोनेंट बोल लो, एक मतलब होता है, राइट, एक कंपोनेंट होता है, इसी के अंदर सारा कैलकुलेशन अरिथमेटिक रिलेटेड होते हैं, राइट। कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, 4 के बाद आउटपुट यहाँ पे दिखेगा आपको, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सारे एक्टिविटीज को, ओके। देन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑलरेडी बताया, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। लाइन टू लाइन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइन टू लाइन आपको पढ़ना भी नहीं है, राइट। कॉन्सेप्ट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। ये होता है अच्छे से, मतलब कैसे पढ़ते हैं, राइट। तो मेमोरी यूनिट यहाँ पे क्या है, राइट। समटाइम्स यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि आप इनपुट दोगे, आप यहाँ पे इनपुट दोगे तुरंत ये आपका प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे देगा। समटाइम्स इट नीड्स टू स्टोर द डेटा, राइट। जैसे मान लेते हैं 2+2 आपने दिया, तो ये 2+2 यहाँ कैलकुलेट होने के बाद ये स्टोर होता है, राइट। स्टोर होगा तभी तो आउटपुट देगा, राइट। ये चीज होता है। जैसे अभी आप कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हो, राइट, तो आप अपने ब्रेन में इसे स्टोर कर रहे हो, स्टोर करोगे तभी तो आउटपुट वहां एग्जाम में दिखा पाओगे, लिख पाओगे वहां पे, समझ पा रहे हो। तो इतने रियल लाइफ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये होता है हमारे पास क्या, मेमोरी यूनिट होता है हमारे पास सीपीयू के अंदर जो होता है, राइट। अब मेमोरी भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। मेमोरी यूनिट हमारे पास ये हो गया, ओके। नाउ आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट वही आउटपुट डिवाइस, राइट। इनपुट दिया आपने, प्रोसेस दिया, प्रोसेस हो गया वो सीपीयू के अंदर, अब आउटपुट आपको मिल जाएगा। आउटपुट आपको वही रिजल्ट जो निकल के आएगा, राइट। हो सकता है मॉनिटर, मॉनिटर भी आपके एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमारे मतलब आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट होता है जहां पे हमें फाइनल रिजल्ट दिखता है। स्क्रीन पे भी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये स्क्रीन भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। वो स्क्रीन ना हो तो क्या आप उस आउटपुट, उस वीडियो को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ये हमारे पास होता है, समझ में आ गया आपको, राइट। फ्लो देखना हो तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, राइट। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, वही अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, जो मशीन है, वो क्या करेगा, कुछ मान लेते हैं डेटा स्टोर करना चाहता है, तो क्या क्या होगा, वहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये सिंपल चीज हमारे पास यहाँ पे होता है। एक स्टोरेज डिवाइस प्लेस दैट इज यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, राइट। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना, ये डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, ओके। इसे हम मेन मेमोरी इसीलिए कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हमारे दो टाइप्स का होता है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पता होगा आपको ऑलरेडी, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप्स का होता है, यहाँ पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम बोलते हैं, दूसरा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम होता है। रोम भी फर्दर हमारे तीन टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। ये रीड ऑनली मेमोरी हमारे पास होता है, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, राइट। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ये सबका आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास यही होता है, जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, दैट्स इट, राइट। अब आपको यहाँ पे एस रैम डी रैम में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। पढ़ लेना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस लिख सकते हो। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये हमारा बहुत फास्ट होता है, ये बहुत स्लोअर होता है, और बोल सकते हो नो रिफ्रेश नीडेड। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे जरूरत होती है। एक्सपेंसिव, महंगा होता है, ये बहुत सस्ता होता है, राइट। ये पावर की बात करें, एस रैम बहुत कम पावर हमारा लेता है, ये बहुत ज्यादा पावर लेता है, ओके। यस, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होती है, लार्ज होती है, कैश मेमोरी इसमें होता है, मेन मेमोरी यहाँ पे होता है। तो ये सब आपको पॉइंट्स को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा एस रैम एंड डी रैम के अंदर। नाउ बात करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी थी हमारे पास। नाउ बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑल्सो एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं,
राइट, और विच स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ओके, जैसे यूएसबी हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट, डिजिटल वर्सटाइल, यहाँ पे डिस्क होता है, टेप ड्राइव, मतलब कि सीडी डीवीडी टेप ड्राइव, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल जो है मेमोरी यहाँ पे हो सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हो सकते हैं, राइट। जो जैसे मोबाइल में जो चिप लगता है, राइट, आपको पता होगा, तो वो भी क्या एक तरीके से बोल सकते हो सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एक बार उसमें आप स्टोर कर दीजिए, उसे आप मतलब कि परमानेंटली आप स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। ओके, नाउ बात करते हैं मेमोरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, ये डायग्राम याद रखना है, राइट। मेमोरी हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्पीड, कॉस्ट एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हमारे पास होती है, ऑलरेडी हमने देख ही लिया, प्राइमरी सेकेंडरी, बस वही यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं, राइट। देखो, ये इस तरीके से आपको बस बनाना है, यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है। सबसे ऊपर यहाँ पे रजिस्टर होगा, फिर यहाँ पे कैश मेमोरी होगा, फिर मेन मेमोरी होगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी होगा, राइट। मेन मेमोरी हमारा वही प्राइमरी मेमोरी ही है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी तो ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। और ये कैच मेमोरी हमारे पास भी होता है। कैच मेमोरी का मतलब क्या होता है? देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे यूट्यूब का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल में जब यूट्यूब ओपन करते हो, तो आप फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब ओपन करते हो, तो समटाइम्स ये थोड़ा टाइम लगाता है, राइट, ओपन होने में। बट जब बार बार आप यूट्यूब को ओपन किए रहते हो ना, तो वो जो यूट्यूब का कुछ डेटा होता है वो कैच डेटा में जाके स्टोर हो जाता है, जिससे आपका जो ऑपरेशन है वो फास्ट हो जाता है। जो फ्रीक्वेंटली यूज जो हमारे पास डेटा होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो कैच मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ओके, जैसे मान लो हमें यहाँ पे 2+2, मान लो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2+2 यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, इनपुट यहाँ पे हम इसे दे रहे हैं, राइट। अब क्या होगा, जैसे बार बार मान लो हमें हमें ये कैलकुलेशन मतलब करनी होगी, राइट, तो इसे हम कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, जिससे बार बार ये कैलकुलेशन ना की जाए, राइट। आई होप समझ रहे हो, राइट। तो ये हमारे पास होता है कैश मेमोरी। और रजिस्टर हमारा यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस ये भी होता है। ये हमारा मेमोरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, अगर ऊपर से यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाओगे तो हमारा स्टोरेज यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट। मतलब सबसे कम स्टोरेज इसमें होता है, सबसे कम स्टोरेज इसमें होता है, सबसे कम स्टोरेज इसमें होता है, फिर इसमें बहुत सारा डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट। और एक्सेसिंग टाइम भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा, राइट। ये होता है। अब लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है, राइट। रजिस्टर वही हमारा यहाँ पे लिखा है, लोकेटेड इनसाइड सीपीयू के अंदर होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वही तो यहाँ पे लिखा है। एक्सेस टाइम देखो ऊपर से नीचे यहाँ पे कम, मतलब कि बढ़ेगा यहाँ पे, मतलब कि इसका सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होता है, मतलब इसमें जो डेटा होगा उसे हम जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे। इसमें जो डेटा होगा उसे हम जल्दी एक्सेस, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हम डेटा को एक्सेस करेंगे, देन वही यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टेस्ट होता है, राइट। देन कैश मेमोरी, वेरी फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। देखो, वही मैंने जो अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंटली जो यूज डेटा होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है कैश मेमोरी के अंदर, दैट्स इट। नाउ मेन मेमोरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रैम। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली, पहले ही मैंने आपको बताया, राइट। सेकेंडरी मेमोरी भी देखो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है, तो वही सब हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो लेवल्स आपको ये सारे एक्सप्लेन कर देने हैं ना। थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पता होगा आपको ऑलरेडी, राइट। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो ये देखो कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बार कोड रीडर हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या इनपुट डिवाइस है, राइट, समझ पा रहे हो। मॉनिटर हमारे पास, प्रिंटर हमारे पास, हेडफोन, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिलता है, स्पीकर से हम कुछ ना कुछ सुन पाते हैं, राइट। तो ये सब में क्या होता है, आउटपुट दे रहा होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देखिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रियल लाइफ एग्जांपल से बताते हैं, राइट। देखो, जैसे बात करें गांव में क्या होते हैं, मतलब गांव में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे एक, मतलब बोल सकते हो मुखिया टाइप का होते हैं, जो प्रधान जैसे बोलते हैं, पता है आप सभी को, ठीक है। अब वो प्रधान क्या कर रहा होता है कि सिंपल पूरे उस गांव को मैनेज कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है, कि वहाँ की रोड कैसी है, राइट, वहाँ पे क्या, मतलब हर एक चीज़, मतलब गाँव को अच्छे से मैनेज करना, कि स्मूथली गाँव काम कर रहा है कि नहीं नहीं काम कर रहा है, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तो एग्जाम्पल में बताया, राइट। उसी को रिलेट करिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पे सब मैनेज करता है कि आपका सही से सारी चीज़ें काम कर रही है आपके कंप्यूटर के अंदर कि नहीं, राइट। जैसे लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो सकता है, राइट, विंडोज़ हो सकता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर हो सकता है, आप iOS डिवाइस यूज़ करते हो तो iOS भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। एंड्रॉयड यूज़र हो तो एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो वही हमारे यहाँ पास मतलब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर। यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में होता है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है, वही देखो ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट्स इट, ठीक है। यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, सॉरी, ये देखो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। इट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट ऑफ द कंप्यूटर। तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉइड सब लिख सकते हो एग्जांपल में। इसके क्या क्या मेजर फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो पहला प्रोसेस मैनेज करेगा, राइट। प्रोसेस मैनेज करेगा, जो भी वहाँ पे प्रोग्राम, जैसे अभी बात करें, आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, राइट, लैपटॉप या मोबाइल फोन में ये वीडियो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, ये प्रोसेस हो रहा है तभी वीडियो देख पा रहे हो, राइट। अब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इसको मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका वो मैनेज कर रहा है। मे बी आप एंड्रॉइड यूजर हो तो एंड्रॉइड सिस्टम आपका, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होगा, अदरवाइज विंडोज या लैपटॉप में देख रहे हो तो, राइट। तो प्रोसेस मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेज का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। रटना नहीं है, पॉइंट जस्ट आपको याद रखने हैं एग्जाम में, फिर इसके अंदर आप कुछ भी अच्छे से बना करके रिलेवेंट लिख सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट हमारे पास यहाँ पे होता है, फाइल भी मैनेज करता है, राइट। डिवाइस मैनेजमेंट भी हमारे पास यहाँ पे करता है, पूरे डिवाइस को मैनेज करता है आपका, यहाँ पे वही प्रधान वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि सिक्योर है कि नहीं, राइट, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, राइट। यूजर इंटरफेस पूरा मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। अब देखो नोट्स आपके पास रहेगा तो इसको फिर रीड करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चाह रहा हूँ, पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स में, यार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इन सब की बात कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको थोड़ा फिर से इसे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसीलिए बोला बहुत इजी आपका ये सब्जेक्ट है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन, मान लेते हैं ए है, एक पर्सन बी है, राइट। अब मान लेते हैं इस दूसरे पर्सन के साथ अगर यहाँ पे बात करना है, इसको जो है अगर इसके साथ यहाँ पे बात करना है, मान लेते हैं इसको आती है इंग्लिश आती है, राइट। इसको मान लेते हैं इंग्लिश आती है और इसको ओनली हिंदी आती है, राइट। अब ये क्या करेगा, ये इंग्लिश में यहाँ पे बोलेगा, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलेगा। तो क्या बताओ ये पर्सन ये इंग्लिश समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसको हिंदी आती है। तो अब हमारे पास ना बीच में एक थर्ड पर्सन चाहिए, राइट। एक हमें बीच में थर्ड पर्सन चाहिए जिसको इंग्लिश भी आती हो और उसे हिंदी भी आती हो, राइट। मान लेते हैं कि सी पर्सन है जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। अब क्या करेगा ना, ये जो बोलेगा ये इस पहले ये समझ लेगा, राइट, फिर ये जा करके इसको समझा देगा, राइट, ये होगा। फिर ये जो बोलेगा हिंदी तो ये इसे जाके समझा देगा। अभी जस्ट मैंने एकदम बहुत रफली ये थोड़ा रियल लाइफ से बताने की कोशिश की। तो ये बीच में ना जो ये कर रहा है, जो बोल सकते हो ट्रांसलेटर जो कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, यही आपका क्या होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब इसे थोड़ा रियल लाइफ से समझते हैं अच्छे से क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, राइट। असेंबलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। यार देखो बना नहीं है यहाँ पे, असेंबलर जो होता है हमारा असेंबली कोड या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके, यस। और हमें ये भी पता है, राइट, हमें देखो ये भी पता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हम देखो सी लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम प्रोग्राम यहाँ पे राइट करते हैं। अब देखो जो भी हम प्रोग्राम वहाँ पे राइट करते हैं वो हमारा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज होता है जैसे सी प्लस प्लस, जावा जो भी होता है यहाँ पे हम लिखते हैं वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब जो हम उसमें कोड लिखते हैं ना वो मशीन डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। जैसे अभी यहाँ पे ये दोनों कम्युनिकेट करते एग्जांपल दिया। अब उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए ताकि मशीन समझ पाए, और मशीन क्या समझ पाता है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मशीन जो समझता है ना, मशीन को 0-1 समझ में आता है, राइट। 0-1 मतलब ये बाइनरी लैंग्वेज होता है, इसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो मशीन को वो भाषा समझ में आती है और हम वहाँ पे राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। जो प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसी को कन्वर्ट करने के लिए आपके उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बोल लीजिए, इसी के बीच में हमारा काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है, असेंबलर यूज़ होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब अलग अलग यहाँ पे वही दिया है कि हम क्या करते हैं, ये हमारा असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट। नाउ कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ही हमारा जो वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास देखो, कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो हमारा वो मशीन समझ पाएगा, सो द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन इट, ओके। नो कंपाइलर की जरूरत पड़ती है वही यहाँ पे कंपाइल करने के लिए। आपने प्रोग्राम बनाया होगा तो आपने देखा होगा, आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो देन एग्जीक्यूट करते हो, राइट। तो ये चीज़ है, राइट। वाई कंपाइलर इज नीडेड, बिकॉज ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना ये ह्यूमन के लिए मतलब ईजी होता है, ह्यूमन समझ सकता है, बट कंप्यूटर को खाली क्या समझ में आती है, 0-1। तो ये ट्रांसलेट करता है इस पूरे प्रोग्राम को एक बार में, ओके।
तो ये चीज़ हमारे पास होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये देखो सी स्टेटमेंट आपने लिखा, प्रिंट एफ हेलो लिख दिया, राइट। अब कंपाइलर को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं आपने प्रिंट एफ ये पता नहीं क्या लिखा है, राइट। अब उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। अब यहीं पे हमारा यूज होगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा 010101। ये आपको फिर नहीं समझ में आएगा, मशीन लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आएगा, तो वो इजीली उसे आउटपुट आपको जनरेट कर देगा। ये हमारे पास होता है कंपाइलर, समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे जो हमारे पास सी प्रोग्राम है, राइट, यहाँ पे हमारे पास जो सी प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, राइट, सी प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ये सी प्रोग्राम क्या है ना, ये कंपाइलर क्या करता है, इसे कंपाइलर एक बार में ही, कंपाइलर इसे एक बार में ही क्या करता है, कंपाइल करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है ना, उसे इंटरप्रेट करता है, राइट। इसको लो, इसको फिर इसको भी एग्जांपल से यहाँ पे बताते हैं। मान लेते हैं इसको इंग्लिश आती थी, इसको हिंदी आती थी। अब क्या करेगा, ये पूरा सेंटेंस मान लेते हैं बोल देता है दिस इज गुड, राइट। अब इनको ये समझ में नहीं आया तो एक तीसरे पर्सन यहाँ पे आएंगे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। ये इस चीज़ को ट्रांसलेट इसको कर लिया, यह अच्छा है, राइट, ऐसा हो गया। अब ये जाकर के इसको बता देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो थर्ड पर्सन यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर रहा है, ये एक बार में ही पूरा सेंटेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। ये होता है कंपाइलर, राइट। एक बार में इसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि जो मशीन को समझ में आती है, ओके। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा ना, ये लाइन बाय लाइन करता है, वर्ड बाय वर्ड करता है। पहले क्या करेगा, वो दिस का मतलब निकालेगा, जैसे वो दिस बोलेगा तो ये बोलेगा या, राइट। फिर इस बोलेगा तो मतलब लाइन बाय लाइन यहाँ पे करेगा, समझ में आई होप आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, वही लिखा हुआ है, ओके। ये भी वही करता है आपका, क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन। ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है बस। अब बात करते हैं यहाँ पे लिंकर, लोडर, इन सब का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ओके। देखो लिंकर क्या होता है, देखिए लिंकर क्या करेगा, लिंकर क्या करता है ना, इज एक प्रोग्राम होता है जो कंबाइन करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को एंड लाइब्रेरीज को टू सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ओके। जैसे आप जो प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम का फाइल का नाम आप main.c आपने रखा, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, सिंपल उसको आप कंपाइल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट फाइल में बनता है, राइट। जब उसे आप कंपाइल करते हो तो एक हमारा ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट फाइल हमारा लिंकर के पास जाएगा, लिंकर उसे कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, .exe फाइल में। और ये .exe फाइल हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, फिर हमारे ये रैम में जाके लोड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द लोडर, देन हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है। यही लिखा है, ये कंबाइन करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे देखो है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों ऑब्जेक्ट फाइल्स को ये क्या किया, लिंक कर दिया, लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, ओके। ये होता है हमारे पास ये चीज़, राइट। जैसे प्रोग्राम हमारा जो है, मान लेते हैं हमने उसमें प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया। प्रिंटफ फंक्शन हमारा एक क्या है, फंक्शन है जो लाइब्रेरी में होता है, जो आप क्या करते हो, हैशटैग इंक्लूड .stdis जो करते हो हमारा उसी लाइब्रेरी में ही हमारा फंक्शन होता है। तो लिंकर क्या करेगा, हमारे इस कोड को, हमारे इस प्रिंटफ फंक्शन को कनेक्ट करेगा उस लाइब्रेरी के साथ, ओके, समझ गए। ये होता है हमारे पास। नाउ लोडर की बात करते हैं। लोडर हमारा एक प्रोग्राम होता है जो लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है उस फाइल को मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, तभी हमारा वो जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। तो ये लोडर करता है, लोड करता है उस हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को। ये जो हमारा एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे फाइल था, इसे लोडर क्या करेगा, लोड करेगा रैम के अंदर, दैट्स इट। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस देख सकते हो, ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को एक बार में ही, लाइन बाय लाइन करता है आफ्टर कंपाइलेशन। ये नोट्स रहेगा, आप इसे पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एल्गोरिदम, राइट। एल्गोरिदम क्या होता है, डन। देखो व्हाट इज एल्गोरिदम, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो देखो सिंपल, यहाँ पे दो पार्ट्स, यहाँ पे तीन पार्ट्स हमारे इस यूनिट फर्स्ट में दिए हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूरा पढ़ लिया, सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे समझते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए एल्गोरिदम जो होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ओके। एल्गोरिदम हमारा वही होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है या सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, ओके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक एल्गोरिदम ये भी हो सकता है, मान लेते हैं चाय बनाना, राइट। अब चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं चाय बनाना है, एक हमारी ये प्रॉब्लम है, राइट। अब मान लेते हैं किसी पर्सन को चाय बनानी नहीं आती, राइट, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम आपको बताना है। एल्गोरिदम कैसे बताओगे, स्टेप बाय स्टेप उसी का सोल्यूशन बता दो आप, वही है हमारा एल्गोरिदम। चाय कैसे बनती है, सिंपल, पहला स्टेप ये हो जाएगा, पानी लिया जाएगा, राइट।
अब मे बी यहाँ पे आप पूरा डीप बताओ कि पहले गैस चूल्हे को ऑन किया जाएगा, तो वो भी एक सही तरीका है, बट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या होगा, वाटर लिया जाएगा, मिल्क लिया जाएगा, शुगर लिया जाएगा, राइट, चाय पत्ती ली जाएगी, तो सारी चीजें वहां पे मतलब ली जाएगी, देन उसको वहां पे बनाया जाएगा चाय को, राइट। तो इस मतलब कुछ प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होता है चाय बनाने का, वही स्टेप्स वही प्रोसेस हमारा क्या है, एल्गोरिदम। वही नहीं लिखा है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्रोसीजर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके। ये होता है रियल लाइफ में, बट ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे ये लिख देना है, जैसे दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं, ये भी हमारा एक एल्गोरिथम। ऐड कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वहां पे इनपुट ले लेंगे। दो नंबर को ऐड करना है, पहले इनपुट तो लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, हमने दोनों नंबर इनपुट ले लिया। अब हम इस पे क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। यस, 2 + 2 हमने कर दिया, अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा एक एल्गोरिथम हो जाएगा, राइट। एल्गोरिथम के देखो काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको समझ के रखनी है। देखो, जैसे यहाँ पे पहला इनपुट, किसी भी एल्गोरिदम में, राइट, या तो जीरो या तो उससे ज्यादा इनपुट हो सकता है, राइट। तो जीरो या उससे ज्यादा इनपुट हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, राइट। और यहाँ पे आउटपुट, कोई भी एल्गोरिदम आप जब बनाओगे तो वो एल्गोरिदम किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो आउटपुट जनरेट करना चाहिए वो। अगर आउटपुट जनरेट नहीं करा तो वो एक एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है। डिफाइनाइटनेस, हर जो स्टेप है आपके एल्गोरिदम वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट। अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं दो नंबर को ऐड करने का आप एल्गोरिदम बना रहे थे, राइट। तो आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया, कुछ आपने इस तरीके से लिख दिया, राइट। a + b = c लिख दिया। ये क्या है बताओ, ये आपका एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि एक एरर आपका बिल्कुल इसमें सिंटैक्स एरर है, राइट। ये इस तरीके से नहीं होगा, ये हमारा क्या है, एम्बिग्यूअस है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका डेटा मतलब आप जो भी स्टेप्स आप लिखो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इस तरीके से, राइट। ये हमारा सही है। तो डिफाइनेटनेस का मतलब यही है, ये चीज आपको याद रखनी है। फाइनाइटनेस क्या होता है, एल्गोरिथम मस्ट एंड आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स। ऐसा नहीं कि ऐसा एल्गोरिथम बना दियो हमेशा वो ऐसे मतलब कि कहीं एंड ही नहीं हो रहा है। एल्गोरिथम बनाए हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो लास्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, राइट। इनफाइनाइट तक नहीं होना चाहिए आपका वो उसका सोल्यूशन या स्टेप्स, ओके। इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ, और जो आप भी जो एल्गोरिथम आप बनाओ वो बहुत सिंपल हो और एग्जीक्यूटेबल हो, और मतलब कि इफेक्टिव होना चाहिए। करेक्टनेस की बात करें, एल्गोरिथम आपका एक वैलिड आउटपुट दे रहा हो। ऐसा नहीं कि दो नंबर को ऐड करने का आप वहां पे एल्गोरिथम बना रहे हो और बीच में आपने a - b कर दिया, तो आपका वो करेक्टनेस बेकार हो जाएगा, राइट। तो ये आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद रखनी है। देखो, इस तरीके से एल्गोरिथम फॉर ऐड टू नंबर स्टार्ट किया आपने, राइट। दो नंबर को आपने एक्सेस कर लिया, रीड कर लिया, आपने लॉजिक लगा दिया, a + b कर दिया, डिस्प्ले किया, सम को स्टॉप कर दिया। ये चीज आपका होता है, ठीक है। अब एक आपको यहाँ पे एल्गोरिथम राइट करना है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। एक एल्गोरिथम राइट करिए सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर फाइंड करने के लिए। लाइक अगर यहाँ पे 1 2 3 एक नंबर आप इनपुट लोगे, कोई भी नंबर हो सकता है, इस नंबर में जो भी डिजिट्स है इसका सम क्या है, इसका सम हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये जैसे 5 4 3 अगर इनपुट लेते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 + 4 + 3 हमारे पास 12 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको इसको ये वाला प्रैक्टिस कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है, ओके। नाउ व्हाट इज फ्लो चार्ट। देखिए, अभी ये जो एल्गोरिथम आपने यहाँ पे राइट किया, राइट, ये जो एल्गोरिथम आपने राइट किया, ये आपने स्टेप्स में राइट किया, राइट। मे बी स्टेप्स में आपने राइट किया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे जब काफी सारे कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, तो स्टेप्स में भी स्टेप्स में हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो फ्लो चार्ट क्या करता है ना, यही जो एल्गोरिथम हमने यहाँ पे बनाया, इसी एल्गोरिथम का क्या करेंगे हम, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। रहेगा सेम चीज, वही एल्गोरिथम ही होगा, बट उसी का हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिससे देखो डायग्रामेटिकल चीजें हमें समझ में आती है, राइट। तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का भी एल्गोरिथम हमें समझ में आ जाएगा। तो वही लिखा है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट। सिंबल्स, एरोस, आप डायग्राम बनाओगे तो काफी सारे सिंबल वगैरह यूज होंगे, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है। सिंबल जो यूज होता है फ्लो चार्ट के अंदर, देखो पहला तो एक सिंबल हमारे पास ये होता है, राइट, ओवल शेप का, जो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका, ये स्टार्ट करोगे पहले अपने स्टेप्स को, राइट। तो स्टार्ट के लिए आप ये चीज बनाओगे, राइट। ये चीज हो गया ओवल से, ऐसे डायग्राम बनाना, एक्सप्लेन करना है, रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोसेस, स्टार्ट करोगे यहाँ से, राइट। दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल, ये दिखाता है प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्टेप, ओके। एरो दिखाता है हमारा इंडिकेट द फ्लो बिटवीन स्टेप्स, स्टेप्स के बीच में फ्लो क्या चल रहा है, ये हमारा एरो दिखाता है। डायमंड हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, राइट। कहीं पे हमें डिसीजन लेना है यस और नो में, राइट। कोई नंबर बड़ा है छोटा है तो हम ये डायग्राम यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम हमारे पास यहाँ पे होता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इनपुट लेना है, राइट, यहाँ से
जैसे ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो इनपुट ले लेंगे a इज इक्वल टू 5, राइट, एंड b इज इक्वल टू 5, देन इस तरीके से, समझ रहे हो। एंड बाद में हम क्या करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे ये रेक्टेंगल की हेल्प से, a प्लस बी कर देंगे। तो बनाना है आपको इस फ्लो चार्ट को, ठीक है। कंटिन्यूएशन भी हमारे पास होता है, मतलब जो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी फ्लो चार्ट, दैट्स इट। ये हमारे पास सिंबल होता है जो यूज होते हैं। इतने सारे फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, जस्ट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, पूछेगा यहाँ पे ड्रॉ करिए फ्लो चार्ट, फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, सम ऑफ डिजिट के लिए, ये सब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। अगर इसको भी यहाँ पे मैं कराऊंगा तो लेक्चर आपका लेंदी हो जाएगा, तो इसको आपको करना है, राइट, और कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताना, उसका मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। बट इजी है, हो जाएगा, राइट, प्रयास करना। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड क्या है, यहाँ पे सूडो कोड क्या है, सारी चीज़ें। देखो सोर्स कोड कुछ नहीं होता है, जो आप वहाँ पे टर्बो सी या कोई भी कोड एडिटर जो यूज़ करते हो, वहाँ पे जो प्रोग्राम लिखते हो, जो आप वहाँ पे सी प्रोग्राम राइट करते हो, वहाँ पे जो कोड लिखते हो, जैसे 2 नंबर को ऐड करने का आपने कोई कोड लिखा, प्रोग्राम बनाया, तो उसी प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, बस वही होता है। सोर्स कोड हमारे एक ह्यूमन रीडेबल प्लेन टेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है रिटन बाई प्रोग्रामर्स। हम प्रोग्रामर्स ही होते हैं जब वहाँ पे हम 2 नंबर कुछ भी, मतलब कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, या कुछ भी वहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो वी आर प्रोग्रामर्स, राइट। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने राइट किया उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, बस। जो हम पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस या सी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो ये सब हमारा सोर्स कोड ही होता है, राइट। ये हो गया। अब बात करते हैं सूडो कोड क्या होता है। देखो बात करें ना, जैसे ये एल्गोरिदम आपका था, राइट, इस तरीके से, राइट। अब सूडो कोड क्या होता है ना, एल्गोरिदम तो चलो ठीक है, अभी इजी प्रॉब्लम था 2 नंबर को ऐड करने का, तब आपने एल्गोरिदम बना लिया। बट समटाइम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यस। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सूडो कोड भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। सूडो कोड ना एक इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, सिंपल एक इनफॉर्मल वे होता है प्रोग्राम को राइट करने का, प्रोग्राम के लॉजिक को राइट करने का, ठीक है। जैसे मान लो 2 नंबर को ऐड करने का हमें क्या करना है, एक सूडो कोड लिखना है। तो अभी तक हमने यहाँ पे कैसे कर रहे थे, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख रहे थे, थोड़ा फॉर्मल टाइप से है, राइट। मे बी ये किसी को ना समझ में आए, राइट, मे बी ये किसी को ना समझ में आ रहा हो। तो सूडो कोड क्या करते हैं ना कि सिंपल इंग्लिश की तरह वहाँ पे लिखा रहेगा और उसी को हम सूडो कोड कहते हैं। जैसे मान लो 2 नंबर को ऐड करने का हमें यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करने का हमें बनाना था, हम स्टेप 1 में क्या कर देंगे, स्टेप 1 में कर देंगे पहले, मतलब कि इंग्लिश में ही लेकिन लिखा होता है, हिंदी में नहीं, राइट, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, टेक दी नंबर ए, टेक द नंबर ए। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, टेक द नंबर बी, टेक द नंबर बी। थर्ड में क्या होगा, ऐड बोथ नंबर। देखो ये इंग्लिश लाइक में नहीं लिखे हो, ये एक इनफॉर्मल वे में आप लिख रहे हो इस प्रोग्राम के लॉजिक को। तो यही है हमारे पास सूडो कोड और कुछ नहीं, मतलब एक इनफॉर्मल वे, एक सिंपल राइटिंग प्रोग्राम लॉजिक यूजिंग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, उसी को हम सूडो कोड कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो फीचर्स क्या होता है, इजी टू रीड से कि इजीली हम समझ पाए उसे, राइट। ये हो गया। जैसे वही यहाँ पे देखो एडिंग टू नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट किया, रीड किया ए एंड बी को, ऐसे भी लिख सकते हो या जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से किया गया। तो ये हमारे पास क्या है, सूडो कोड हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, डन। अब बात करते हैं यहाँ पे अब थर्ड वाला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो आपके यूनिट में दिया है, राइट, प्रोग्रामिंग बेसिक्स करके। तो इसे अब समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सी लैंग्वेज क्या होता है, राइट। ओवरऑल ये पूरा सब्जेक्ट आपका सी लैंग्वेज पे ही बेस्ड है, राइट। सी लैंग्वेज हमें पढ़ना है, और इस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ोगे, राइट, सी लैंग्वेज को अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो आगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये छोड़ दिया आपने तो कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, सी लैंग्वेज क्या होता है। अब सी लैंग्वेज को भी यहाँ पे मैं बताने से पहले तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। समटाइम्स इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ह्यूमन के लिए भी एक लैंग्वेज बनाई गई है, राइट, जिससे कि हम बात कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ना हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। सी लैंग्वेज हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा का नाम सुना होगा आपने, राइट, पाइथन, पीएचपी, बहुत सारे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, सी लैंग्वेज पढ़ना है। तो लिख सकते हो सी लैंग्वेज एक हमारा हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वही लिखा हुआ है। डेवलप किसके जरिए किया गया था, ये सब याद रखना, राइट। डेनिस रिची के जरिए, यहाँ पे आपका ये थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से, यहाँ पे स्पेलिंग को मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में, राइट। तो इनके जरिए यहाँ पे आपका ये डेवलप किया गया था। इट इज़ यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर और एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम।
ओके, हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर करना है एज अ प्रोग्रामर तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सी हमारा बहुत फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है एंड क्लोज टू हार्डवेयर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फ़ोन में है, ये हाईली पॉसिबिलिटी है कि आपके सी लैंग्वेज पे ही बनाया गया है, राइट। तो यस, सी लैंग्वेज बहुत यूज़ होता है बेसिकली। और यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके, फीचर्स की बात करते हैं, सिंपल बट पावरफुल है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है, पोर्टेबल होता है, सपोर्ट फंक्शन होता है, एफिशिएंट एंड फास्ट होता है। स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं सी प्रोग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ओके, तो 6 मेन पार्ट्स हमारे पास होते हैं। चाहो तो ये डायग्राम आप बना सकते हो स्ट्रक्चर में, राइट। तो जो आप प्रोग्राम कोई भी आप बनाते होंगे तो वहाँ पे फर्स्ट में आप क्या लिखते हो, फर्स्ट में पहले आप कमेंट लिखते हो, वहाँ पे ये कमेंट लिख सकते हो, या वहाँ पे आप क्या करते हो, हेडर लिखते हो, ये हैशटैग इंक्लूड stdioh, बिकॉज यहाँ पे ये हमारी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शंस प्रीडिफाइन होते हैं। लाइक यहाँ पे देखो मैं प्रिंट ऑफ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट ऑफ कहाँ पे है, इसी में है। ये नहीं लिखोगे तो ये यूज़ भी नहीं कर पाओगे, एरर आएगा फिर, राइट। तो समझ रहे हो आई थिंक। तो ये चीज़ हमारा हेडर हो गया, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, ये सेकंड स्टेप में। यहीं से हमारा प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होता है, राइट। कंपाइलर यहीं पे आता है सबसे पहले, राइट। फिर हमारा बॉडी कोड एग्जीक्यूट होता है, जो भी लिखे रहोगे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हालांकि स्टेटमेंट है, राइट। ये चीज़ हमारा स्ट्रक्चर हो गया। बट यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको ये डायग्राम बना देना है एग्जाम में, राइट, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में। हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है इसमें कि हम कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम यहाँ पे देखो बनाए हैं, राइट। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब है यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। कमेंट इस तरीके से होता है, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड 2 नंबर, जिससे हमारा ये प्रोग्राम कोई और अगर प्रोग्रामर देखे तो उसको समझ में आ जाए ये प्रोग्राम किसने बनाया है और किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपका ये दिया हुआ है। तो ऐड टू नंबर लिखे रहोगे तो समझ जाएगा वो, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। फिर हमारे पास लिंक फाइल मतलब कि इंक्लूजन सेक्शन हो जाएगा, वही हेडर मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिफिनीशन सेक्शन हमारे पास होता है, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, राइट। फिर मेन आपका बॉडी, मेन लॉजिक फंक्शन आपका यहाँ पे होगा, फिर लास्ट में सब प्रोग्राम हमारे पास होते हैं। तो इतने सारे हमारे पास होते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन वही यहाँ पे है, कमेंट जो एक्सप्लेन करेगा उस प्रोग्राम के बारे में, इस तरीके से यहाँ पे हम कमेंट करते हैं। नाउ लिंक सेक्शन होता है, जो हेडर फाइल को लिंक करेंगे ताकि हम उसके फंक्शन को यूज कर पाए, पहले ही बताया। डेफिनेशन फंक्शन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट को डिफाइन करेगा कुछ इस तरीके से, राइट। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन ये होता है, जैसे हम टॉप पे अगर कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ना, यहाँ टॉप पे अगर हम कुछ भी वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे ना, तो इस वेरिएबल को हम एंटायर दी प्रोग्राम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब हमारा जो प्रोग्राम होता है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है, आपको पता होगा यहीं से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सब प्रोग्राम सेक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी यहाँ पे हम बना सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और एक एग्जाम्पल भी करके आपको एग्जाम में जरूर दिखाने हैं। दैट्स इट। नाउ अब बात करते हैं हमारा जो प्रोग्राम होता है, हम एक सेकंड, कैसे हम कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये प्रोग्रामिंग बेस्ड आपका सब्जेक्ट यस वाकई में है, राइट। इसमें अगर जितने ज़्यादा प्रोग्राम आप बनाए होंगे, राइट, आपके कॉलेज में मे बी लैब हुई हो, उसमें आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये सब्जेक्ट फिर ईजी है, राइट, बहुत ज़्यादा। नहीं तो थ्योरेटिकल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये सब क्या यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाउ टू राइट एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम, कैसे राइट करते हो, कैसे यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे हम प्रोग्राम यहाँ पे हमने मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम देखो यहाँ पे राइट कर दिया, स्टेप 1 है, राइट। प्रोग्राम हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ओके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया गया, हेडर इंक्लूड कर दिया गया, मेन फंक्शन ओपन किया गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन की गई, प्रिंट ऑफ एक फंक्शन यूज किया गया, इनपुट लिया गया यूजर से स्कैनअप की हेल्प से, देन आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम अभी हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे राइट किया, इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी आप समझ रहे हो, मशीन को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? 0 1। तो बीच में अब कंपाइलर आएगा जो प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। ये देखो कम, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कोई कोड एडिटर यूज किया है लाइक टर्बो सी ये सब, तो वहाँ पे कंपाइलर इनबिल्ट होता है, आप कमांड नहीं राइट करते हो। कमांड ये होता है कंपाइल करने का सी प्रोग्राम को, GCC sum.c, राइट। बट वहाँ पे जो कोड एडिटर यूज करते हो वो आपके लिए काम आसान कर देता है। बटन को क्लिक करते हो या किसी ऑप्शन को क्लिक करते हो, ऑटोमेटिक वो रन कर देता है। बट बैकग्राउंड में वो आपका कंपाइल 100% होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया, फिर रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे उस प्रोग्राम को, फिर आउटपुट हमारे पास आ जाता है। तो फ्लो इसका यही इसी तरीके से है, राइट किया आपने, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट हुआ, देन आउटपुट आया। दिस इज हाउ कि सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे राइट करते हैं। डन।
अब बात करते हैं यहाँ पे एरर्स क्या होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ एरर की बात कर लेते हैं। देखो एरर का मतलब वही गलतियां, राइट। जैसे हम भी अभी मान लेते हैं कुछ भी मे बी आप कुछ राइट कर रहे हो तो उसमें आपने कुछ क्या किया, गलत कुछ लिख दिया, राइट। तो मिस्टेक जो हो जाता है प्रोग्राम के अंदर उसे हम एरर कहते हैं। एरर इज अ मिस्टेक इन अ प्रोग्राम दैट कॉजेज रॉन्ग आउटपुट और प्रोग्राम नॉट टू रन। ओके, अगर प्रोग्राम में आप गलती कर देते हो तो आपका प्रोग्राम में भी सही आउटपुट ना दे, या जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमें बनाना था, हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है। अब मान लो यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, तो क्या ये 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से प्लस की जगह माइनस हमने कर दिया। दैट इज वाई हमारा एक एरर है, राइट। और वो कौन किस टाइप का एरर है? लॉजिकल एरर है, आगे भी बताते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा लॉजिकल एरर होता है। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहले तो ये समझ लेते हैं ये सिंटेक्स क्या होता है। देखो सिंटेक्स का मतलब होता है ना, किसी भी चीज को राइट करने का एक तरीका, राइट। किसी चीज को राइट करने का एक तरीका, राइट, ये चीज होता है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो जाएगा। द वे ऑफ डिफाइन समथिंग इज कॉल्ड सिंटेक्स। तो अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर हमारे पास क्या होगा, ये मतलब रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को आप वायलेट करोगे, राइट, सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो हमारा सिंटेक्स एरर आ जाता है। जैसे सपोज करते हैं आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंटफ फंक्शन होता है हमारे पास, राइट। आप यहाँ पे क्या करोगे, हेलो वर्ल्ड इस तरीके से यहाँ पे राइट कर दोगे, राइट। इस तरीके से हमने राइट कर दिया। क्या ये सही है? अभी बिल्कुल भी ये सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ रूल्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आपने सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं लगाया है। अब ये हमारा सही है, राइट, ये हमारा आउटपुट देगा, ठीक है। बट ऊपर भी काफी सारी चीज लिखी जाएगी, वो तो है ही, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जो ग्रामर मिस्टेक करते हैं प्रोग्राम में, उसे हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। ये वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया। लॉजिकल एरर की बात करते हैं। लॉजिकल एरर वही अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो मान लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम आपने बनाया है, आपने वहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया, राइट। तो ये एक रॉन्ग लॉजिक है, इसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिक आपका गलत यहाँ पे लग रहा है, राइट, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, आपने माइनस कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। तो देखो इसीलिए देखो मैं ज़्यादा यहाँ पे लाइन टू लाइन याद इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझो जस्ट, राइट। फिर राइट कर पाओगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में बना करके, ठीक है। ऐसा ही होता है, लाइन टू लाइन नहीं रटा जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है सिंटेक्स एरर, मतलब ग्रामर में मिस्टेक है, ये लॉजिक मिस्टेक है। और सिंटेक्स एरर कौन चेक करता है? कंपाइलर चेक करेगा सिंटेक्स एरर है कि नहीं। लॉजिकल एरर आपका प्रोग्रामर चेक करता है, राइट। यस, कि प्रोग्रामर चेक करेगा क्या लॉजिक आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, ये चीज़ है। अगर सिंटेक्स एरर है आपके यहाँ पे प्रोग्राम में, तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पे इसमें लॉजिकल एरर है तो वो रन कर जाता है, बट आउटपुट गलत देगा आपका, राइट। तो ये सिंपल चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ओके, देखो ऑब्जेक्ट कोड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब वहाँ पे कंपाइलर में आपको बता रहा था, राइट। जो हमारा फाइल होता है, राइट, जो मेन डॉट सी या कुछ भी फाइल प्रोग्राम बनाते हैं, जिसे हम कंपाइल करते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है, राइट, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। उसी वही है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इज द मशीन लेवल कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर कंपाइलिंग अ सोर्स प्रोग्राम। ओके, तो ऑब्जेक्ट कोड इज नॉट डायरेक्टली रनेबल बाय द कंप्यूटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल मैं फिर से आपको दे देता हूँ, राइट। मान लेते हैं मेन डॉट सी करके आपने एक फाइल बनाया, प्रोग्राम बनाया। इसमें आपका ये कंपाइलर ने क्या किया, इसे क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आपका ये मान लेते हैं डॉट ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट कोड हमारा जनरेट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कोड अभी मशीन नहीं समझ पाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट कोड हमारा फर्दर क्या होगा, कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में, राइट। मशीन लैंग्वेज में हमारा ये कन्वर्ट होता है, राइट, कन्वर्ट होगा EXE फाइल में, देन हमारा ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है, मशीन लेवल कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर कंपाइलिंग अ सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कोड इज नॉट डायरेक्टली रनेबल बाय द कंप्यूटर, क्रिएटेड आफ्टर, वही लिखा हुआ है डॉट ओबीजे फाइल से बनता है, राइट। मे कंटेन अनरिजॉल्व्ड रेफरेंसेज, नीड्स अ लिंकर टू बिकम एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ये जो डॉट ओबीजे है, ये क्या करेगा, इसे लिंकर के पास जाएगा, और लिंकर इसे लिंक करके किस में कन्वर्ट कर देगा, EXE फाइल में। अब ये EXE फाइल हमारा लोडर के पास जाएगा, लोडर क्या करेगा, इसे रैम में लोड कर देगा, तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट कोड। नाउ बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, इज द फाइनल मशीन कोड जो हमारा रन किया जा सकता है उस कंप्यूटर पे, राइट। .exe हमारा जो फाइल होता है उसी को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल या कोड बोलते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल कोड इज रेडी टू रन प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे होता है।
अब बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसे देख लेते हैं। देखिए, सी लैंग्वेज इज मेड ऑफ सेवरल बेसिक कंपोनेंट दैट हेल्प्स अस राइट प्रोग्राम्स, राइट। जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कोई भी बनाते हैं तो उसमें आप बहुत सारे कंपोनेंट को यूज़ करते हो, राइट। बहुत सारे कंपोनेंट को वहाँ पे यूज़ करते हो, जैसे वहाँ पे आप प्रिंट एफ बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे प्रिंट करने के लिए, राइट। आप वहाँ पे आपने वाइड मेन बहुत यूज़ किया होगा, राइट। तो ये सब क्या है, ये तो फंक्शन हो गया, राइट, ये भी एक मेन फंक्शन हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, तब जा करके आपके प्रोग्राम बनता है, राइट। तो कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे समझना, चलो वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। ओके, सो अभी बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं, राइट। मतलब कंपोनेंट्स हम समझ रहे हैं सी लैंग्वेज का, तो इसमें हमारे पास पहले कीवर्ड आता है, राइट। देखिए, कीवर्ड्स हमारे पास सी लैंग्वेज में ना, हमारे पास बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। आई थिंक 32 कीवर्ड्स हमारे पास सी लैंग्वेज में होते हैं जो रिजर्व होते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, राइट। इफ एल्स वाइल रिटर्न और यूनियन अनसाइंड स्विच मतलब स्ट्रक्ट रजिस्टर लैंग रिटर्न शॉर्ट, बहुत सारे हमारे पास होते हैं, तो सब नहीं लिखने हैं यहाँ पे, राइट। तो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करना है, मतलब कि रिजर्व्ड वर्ड्स जो फिक्स्ड है, जिसकी मीनिंग फिक्स्ड है, राइट। इंट की मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है, इंटीजर है। फ्लोट का मतलब भी ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इफ का मतलब भी ऑलरेडी फिक्स्ड है, राइट। हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ये कंपोनेंट होता है सी लैंग्वेज का। आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर मतलब जैसे यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10, ओके। अब ये क्या है, ये हमारे पास हो गया कीवर्ड्स हो गया, राइट। ये हमारा डेटा टाइप भी होता है। अब ये क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है, या इसी को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम गिवन टू वेरिएबल फंक्शंस एरेज, ये हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं। ये देखो वही लिखा हुआ है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। कॉन्स्टेंट हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, राइट। फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जैसे अगर हम इंट एज इक्वल टू यहाँ पे 10 कर दिए, तो अब ये कांस्टेंट ही होता है, जो चेंज अभी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे दिया जाएगा नेम, राइट। इंट नेम इज इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं इंट नम इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ये नम हमारा वेरिएबल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स हमारे पास मतलब दिखाते हैं कि टाइप ऑफ डेटा क्या होता है। अभी आगे से डिटेल्स यहाँ पे डेटा टाइप को मैं आपको समझाता हूँ, राइट। देखिए, टाइप ऑफ डेटा जो स्टोर्ड होता है वेरिएबल में, लाइक यहाँ पे बता ही देते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5, राइट। तो ए वेरिएबल नेम हो जाएगा। ये है हमारा डेटा टाइप और रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ओके। मतलब ये बता रहा है कि ये जो ए वेरिएबल है ना, ये इंटीजर टाइप की डेटा स्टोर कर रहा है, और यस वाकई में इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहा है, राइट। तो ये हमारा डेटा टाइप होता है। ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, जैसे 2 नंबर को हम ऐड कर रहे थे, तो आपने देखा था वहाँ पे क्या कर रहे थे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, जो परफॉर्म करेंगे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस, ओके। एक्सप्रेशन भी हमारे पास होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये जो हमने लिखा ना यहाँ पे, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन हम इसे बोलते हैं, ओके। इसी को जस्ट एक्सप्लेन करना है। पॉइंट्स आपको बस याद रखने पड़ेंगे। अंदर का कंटेंट जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसी को आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास ये हो जाएगा पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट, राइट। तो मतलब इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम में लिख रहे हो, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। फंक्शंस वही जो यहाँ पे मैंने बताया, राइट। आपका जो प्रोग्राम होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क, अब इसी के अंदर आप अपना सारा टास्क लिखते हो, जो कुछ भी कराना होता है वही यहाँ पे लिखा है। ये मेन फंक्शन होता है, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, ये सब हमारे पास होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है, ये सब, राइट। तो ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। तो काफ़ी सारे ना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास सी में दिए हैं, जो यूज़ किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट को, राइट। दे आर डिफाइंड इन द हेडर फाइल। जैसे ये हमारा हेडर फाइल हो गया, राइट। इसी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड आईओ फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, जिसका यूज़ करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं। जैसे कॉमन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दिया है, पहला प्रिंटफ दिया है। प्रिंटफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ भी आउटपुट यहाँ पे हम डिस्प्ले पे प्रिंट करा सकते हैं, मतलब कि डिस्प्ले करा सकते हैं कुछ भी आउटपुट, ओके।
ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से हम लिखते हैं, प्रिंट ऑफ को यूज़ करते हैं। और ये प्रिंट ऑफ कहाँ पे है, इस लाइब्रेरी में है, पता होगा आपको, इसीलिए आप उसे इंक्लूड करते हो। स्कैन ऑफ क्या होता है, मतलब कि आप यूजर से इनपुट लेना है तो आप स्कैन ऑफ यूज़ करते हो कुछ इस तरीके से, राइट। ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे कॉमन कुछ और स्टैंडर्ड आईओ फंक्शन है। पुट कैर हमारे पास होता है जो प्रिंट करता है वन कैरेक्टर आउटपुट पे। अगर आप पुट कैर CH लिख दोगे तो वो एक कैरेक्टर को वहाँ पे प्रिंट कर देगा आपका आउटपुट पे, ठीक है। गेट कैर भी हमारे पास होता है जो रीड करता है वन कैरेक्टर्स को फ्रॉम इनपुट से एक कैरेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा। ये हो गया कॉमन स्टैंडर्ड आईओ फंक्शंस हमारे पास। अब डेटा टाइप्स आओ यहाँ पे समझते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डेटा टाइप्स क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, राइट। डेटा टाइप्स क्या है, मतलब डेटा टाइप्स वही बताता है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे लिखते हो इंट ए इज इक्वल टू 5, राइट, या आप लिखते हो यहाँ पे फ्लोट बी इज इक्वल टू 5.5, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो ए वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का डेटा ये दिखाता है, मतलब कि टाइप ऑफ डेटा बताता है, राइट। डेटा का टाइप बताता है, डेटा टाइप, राइट, समझ रहे हो। ये इंटीजर टाइप का है, ये जो डेटा है आपका ये फ्लोट टाइप का है, दिखा रहा है आपको, बता रहा है डेसिमल टाइप का, राइट। तो वही बता रहा है द कंप्यूटर व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इज नीडेड, राइट। अब हर डेटा टाइप का, जैसे इंटीजर का आई थिंक यहाँ पे 2 बाइट्स यहाँ पे लेता है, राइट। तो ये सब इसका मतलब कि कितना मेमोरी वो लेगा, राइट। डेटा का टाइप क्या है, ये सब हमारा डेटा टाइप ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो डेटा टाइप सी की मैं बात करूँ कितने होते हैं, बेसिक डेटा टाइप होते हैं, डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, वाइड हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। और डिराइव्ड में एरे, पॉइंटर, फंक्शन, यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम, ये सब हमारे अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। ये टेबल आपको, ये मतलब डायग्राम अच्छे से बनाना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो दीज आर दी मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप्स। ओके, इंटीजर का, राइट, ये देखो इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। फ्लोट नंबर को यूज करना है तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, डबल को इस तरीके से, राइट। तो ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। डिराइव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। एरे हो गया, पॉइंटर, फंक्शन, इस तरीके से एरे को डिफाइन करते हैं, इस तरीके से पॉइंटर को, इस तरीके से कोई भी फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। ओके, इसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हमारे पास होता है जो यूजर क्रिएट करता है इस टाइप के डेटा टाइप्स को। ओके, स्ट्रक्ट हो गया यहाँ पे, राइट, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ये सब हमारे पास यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। नाउ वेरिएबल क्या होता है, देखो वेरिएबल जो भी यहाँ पे कर रहे थे, राइट, इंट ए इज इक्वल टू 5 किया, तो ये ए क्या है, वेरिएबल है, राइट, आइडेंटिफायर है। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 20, इस वेरिएबल एज में क्या स्टोर है, 20 स्टोर है, वही लिखा है यूज टू स्टोर अ वैल्यू। ओके, तो एज यहाँ पे वेरिएबल है, तो यही होता है वेरिएबल, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ओके, डन। कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल में डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। ओके, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा। जैसे एक देखो फंक्शन बनाया गया, ये वाला देखो, राइट, इसके अंदर देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया एक्स। किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर आप किसी भी मतलब किसी भी ब्लॉक या किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप उस किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। हियर एक्स इज अ लोकल वेरिएबल। नाउ ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, जिसे हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमारा जो मान लेते हैं मेन जो फंक्शन हमारे पास होता है ये होता है, डन, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5 कर दे। अब इस ये हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास ये हो जाएगा। इस a को हम एंटायर दी प्रोग्राम कहीं पर भी नीचे यूज कर सकते हैं, यार ये ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास होता है। वही लिखा हुआ है कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम उसे डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, जो रिटर्न करता है इसकी वैल्यू को बिटवीन फंक्शंस कॉल। ओके, डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड से हम इसे डिक्लेयर करते हैं, डन। नाउ बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट में, जो कि है आपका स्टोरेज क्लास क्या होता है। स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल। ओके, स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल ये हमें ये बताता है कि कहाँ पे वो वेरिएबल आपका स्टोर है, राइट, और वो वेरिएबल की उस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, राइट, और where it can be used and what is its default value। ये चीजें हमें कौन बताता है, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कहाँ पे वेरिएबल हमारा स्टोर है, कितने टाइम तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, और where it can be used and
व्हाट इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो कुल मिलाकर के देखोगे यहाँ पे स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है मेमोरी, स्कोप एंड लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। कितने टाइप्स के स्टोरेज क्लास होते हैं? ऑटो स्टोरेज क्लास होता है, जैसे डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के लिए हमारा डिफॉल्ट ये हमारा स्टोरेज क्लास होता है। ओके, ये क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली व्हेन द फंक्शन स्टार्ट्स एंड डिस्ट्रॉय हो जाता है जब फंक्शन हमारा एंड होता है। जैसे ये देखो, जैसे मान लेते हैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने एक्स को डिक्लेयर कर दिया। अब इस एक्स को हम इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, बाहर एक्सेस करोगे ना एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। ये होता है ऑटो स्टोरेज क्लास। और यहाँ ऑटो कीवर्ड भी लिख सकते हो, लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता ही है। राइट, लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? ऑटो स्टोरेज क्लास हो गया। ना हमारे पास होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टोर करता है वेरिएबल को सीपीयू रजिस्टर में, यूज्ड फॉर फास्ट एक्सेस। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो सीपीयू रजिस्टर में, अगर क्योंकि देखो सीपीयू के अंदर आपका वहाँ पे रजिस्टर भी होता है, सब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेरिएबल हमारा स्टोर होगा वो हमारा क्या होगा? रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है। देखो रजिस्टर कीवर्ड की हेल्प से अब ये जो वेरिएबल होगा ना, ये कहाँ स्टोर होगा? रजिस्टर्स में स्टोर होगा। रजिस्टर कीवर्ड आपने यहाँ पे लगा दिया है, सीपीयू रजिस्टर में हमारा स्टोर होगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या करता है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास हमारा वैल्यू रिटेन करता है बिटवीन फंक्शंस कॉल मेमोरी एलोकेटेड ओनली वंस। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखो स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी ऐसे मतलब एग्जांपल लेकर के आप दिखा सकते हो, ठीक है। कोई फंक्शन आप बनाओ, उसी के अंदर स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, दैट्स इट। ये हमारा क्या हो गया? एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है इसका, और ये स्टैटिक हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है? यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अनदर फाइल। ओके, डज नॉट एलोकेट मेमोरी ओनली डिक्लेरेशन, कुछ इस तरीके से। राइट, अब हम क्या करेंगे? इस ग्लोबल वेरिएबल को किसी दूसरे फाइल में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो क्लास है वो एक्सटर्न मतलब एक्सटर्न है। राइट, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है। आई होप आपको ये चारों टाइप समझ में आ गए। राइट, तो ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। नाउ लेट मी शो यू द कंप्लीट सिलेबस की सारे टॉपिक्स देखो मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर कराए हैं। राइट, बहुत इजी लैंग्वेज में इतना डिटेल में आपको समझाया, तब जाकर के ये अभी 1 घंटे के भी नहीं बना। राइट, और ऊपर से मैं जल्दी आपको बता दूँ ये आधे घंटे में ही फिनिश हो जाता, बट मैंने बहुत डिटेल से आपको हर एक चीज़ समझाया। राइट, तो ये सारे टॉपिक्स अभी आप देख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है, अच्छे से आपने देखा। राइट, तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है अगर लेक्चर समझ में आया है, और बताना है क्या आपको नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए। राइट, उसी के बेस पे जितना कमेंट मैं देखूंगा तभी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। राइट, और 100% आई प्रॉमिस यूनिवर्सिटी एग्जाम के पहले आपका फिनिश हो जाएगा, बट कमेंट करोगे देन। ओके, तो थैंक यू सो मच। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।